हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, क्लास 11th का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम पोल साइंस का हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है। काफ़ी बच्चों की क्वेरी थी कि कंपार्टमेंट का पेपर जो है वो शेयर कर दिया जाए प्रीवियस ईयर का, ताकि बच्चों को ये आइडिया हो जाए कि वो पेपर जो है वो ईजी आता है, मुश्किल आता है। तो इस चीज़ को लेकर ये पेपर शेयर किया जा रहा है। तो यहाँ से आप पैटर्न देख सकते हो, साथ ही देख सकते हो कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है। एंड साथ ही क्या है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका पेपर क्लियर होना, ठीक है। कि आपका पेपर क्लियर हो जाए तो उसके लिए ज़रूरी है आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर है, मॉर्निंग का है, इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, ठीक है, मिड टर्म का पेपर है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो सभी पेपर आप ज़रूर कीजिए। प्रैक्टिस पेपर जो DOE की ओर से दिए गए हैं, सभी पेपर बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे हैं वो अपना साल ख़राब होने से बचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रेस मार्क्स भी नहीं मिलते हैं और 80 में से 27 मार्क्स लेना आपके लिए ज़रूरी है। तो आपको बहुत अच्छे से पेपर की तैयारी करनी है, बहुत मेहनत करनी है। क्लियर? तो नाउ लेट्स स्टार्ट। और इसमें हम इंग्लिश मीडियम में पेपर डिस्कस करने वाले हैं, हिंदी मीडियम में ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो वीडियो के एंड में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सेक्शन ही दिया गया है 12 मार्क्स के लिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, ये जो इवेंट्स दिए गए हैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। सबसे पहले क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन जो है फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। उसके बाद क्या हुआ था, देन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गॉट अडॉप्टेड एंड देन आफ्टर दैट इट वाज गेट इम्प्लीमेंटेड। सो सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, in which of the following case the court said that there are certain basic features of the constitution and these cannot be changed by parliament। कि कुछ बेसिक जो है फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और उनको वो चेंज नहीं किए जा सकते पार्लियामेंट के द्वारा। दैट इज द केशवानंदा भारती केस। What is the minimum age of a candidate who wants to contest for the लोक सभा इलेक्शन इन इंडिया? मिनिमम एज क्या होती है लोकसभा के लिए? दैट इज 25 ईयर्स, ठीक है। दैट इज 25 years. Question number 4 है, in the following question assertion is followed by reason, read them and choose the appropriate option as answer. The 38th, 39th and 42nd amendment are supposed to be the most controversial amendment so far। तो ये क्या हो जाएगा, ये ठीक है, राइट है, बिल्कुल ठीक है। 38, 39 एंड 42 जो अमेंडमेंट है वो मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट जो है माने जाते हैं। बेसिक चेंज इन मैनी क्रूशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर डिमांडेड बाय दीज अमेंडमेंट। सो बेसिक चेंज इन क्रूशियल पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उनमें इनमें चेंज किया गया है। तो ये एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, इसीलिए इनको जो है मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट कहा जाता है। तो आंसर हमारा ए रहेगा। बोथ आर ट्रू एंड दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु अमंग द फॉलोइंग सुपरवाइजेज द इलेक्शन इन इंडिया? तो क्या आ जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, वो सुपरवाइज करते हैं इंडिया में इलेक्शंस को। इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच वर डिफिकल्ट टू अमेंड दे आर डिस्क्राइब्ड एज डैश कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इसमें क्या आ जाएगा, रिजिड आ जाएगा, ठीक है। in the case of constitution which are very difficult to amend they are described as rigid constitution। जिनमें बहुत आसानी से हम चेंज नहीं कर सकते, अमेंडमेंट नहीं कर सकते, उनको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉलोइंग आर द सेपरेटिस्ट मूवमेंट विद द कंट्रीज दे बिलोंग टू। सेलेक्ट द बेस्ट आंसर, कोड विद मैचिंग लिस्ट फर्स्ट, विद मैचिंग लिस्ट सेकेंड। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें देखिए ए जो है ए के साथ फोर्थ का मैच हो जाएगा, तो इसमें डी आपका आंसर रहेगा, ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द 18th century विच रेवोल्यूशनरी यूज द स्लोगन लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी टू रिवोल्ट अगेंस्ट द लैंडेड फ्यूडल आर्टिक्रेसी एंड द मोनार्की। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा फ्रेंच। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, डैश वाज एन इंपॉर्टेंट 19th century थिंकर हु आर्ग्यू दैट द रूट कॉज ऑफ एंट्रेंचेंट इनइक्वलिटी वाज प्राइवेट ओनरशिप। सो ये जो 19th century है उसमें कौन थिंकर थे जिन्होंने ये बात कही थी कि जो इनइक्वलिटी है वो किसका, उसका जो मूल कारण है, असमानता का जो मेन रीजन है, रूट कॉज है, वो प्राइवेट ओनरशिप है। क्लियर, यानी हम जो निजी स्वामित्व होता है वो है। तो ये बात किसने कही थी, कार्ल मार्क्स ने बोला था। नेक्स्ट देखिए, डैश हैज बीन डिफाइंड एज अ फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नेशनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन assertion is followed by reason and read them and choose the appropriate answer।
असर्शन दिया गया है ऑफन रेजिस्टेंस बिल्ड अप अमंग द लोकल पीपल अगेंस्ट अदर स्टेट और कंट्री वर्कर, ठीक है। एंड रीजन क्या है, सो मैनी जॉब्स गोइंग टू पीपल फ्रॉम आउटसाइड द एरिया। तो इसमें असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि जो रेजिस्टेंस होता है, जो आपस में लोगों के खिलाफ प्रतिरोध पैदा होता है, वो स्थानीय लोगों के बीच और दूसरे राज्य या दूसरे देश के बीच होता है। क्यों ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि बहुत सारी जॉब जो है वो बाहर के लोगों के द्वारा ले ली जाती हैं, इसीलिए प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो आंसर हमारा ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आई विल नेवर अलाउ पैट्रियोटिज्म टू ट्रिम्फ ओवर ह्यूमैनिटी एज लॉन्ग आई लिव। हु आई सेड द अबो क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म। किसने ये बात कही थी कि जब तक मैं जीवित हूँ मैं मानवता जो है यानी ह्यूमैनिटी उसके ऊपर जो देशभक्ति है उसकी विजय नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो इसके ये किसने कहा था? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शन बी दिया गया है 12 मार्क्स के लिए। स्टेट एनी टू फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी दो फंक्शन आपको बताने हैं। सो प्रोवाइडिंग अ लीगल फ्रेमवर्क, जो एक कानूनी फ्रेमवर्क है वो प्रोवाइड कराता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अनुसार सबको काम करना होता है। इट डिफाइन द गवर्नेंस सिस्टम एंड द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। नेक्स्ट देखिए सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये जितनी भी पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करता है कि किसको किस तरह से कैसे काम करना है। इट एंश्योर द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट एनी टू टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में टू टाइप के एग्जीक्यूटिव बताने हैं। दैट इज पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, जैसे कि इंडिया में है प्राइम मिनिस्टर उसमें मेन होता है एंड अदर मंत्री होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दे आर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। सेकेंड टाइप होती है प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव, जिसमें जो प्रेसिडेंट है वही करता धरता रहता है। एग्जीक्यूटिव इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट हु गवर्न इंडिपेंडेंटली, फॉर एग्जाम्पल यूएसए, ठीक है। अमेरिका में प्रेसिडेंट मेन है जैसे, ठीक है, और इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर है वो मेन होते हैं सभी कार्यों के लिए। नेक्स्ट देखिए व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट एनी टू। लिमिटेशन बतानी है, क्या लिमिटेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। सो कॉम्प्लेक्स अमेंडमेंट प्रोसेस, जो अमेंडमेंट प्रोसेस है जो हम चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स है। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डिफिकल्ट टास्क एंड लेंथी लीगल प्रोसेस, जो प्रोसेस है कानूनी जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लेंथी है। लाइक अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल डिवोर्स की ही बात करते हैं, अगर एक पार्टी एग्री है एक पार्टी एग्री नहीं है तो उस केस में क्या होगा, डिवोर्स जो है बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। इसी तरह और भी केसेस हैं, कोई प्रॉपर्टी का केस है वो सालों साल तक चलते रहते हैं, तो इतनी लेंथी प्रक्रिया हो जाती है कई बार बहुत ज़्यादा। जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑफन टेक अ लॉन्ग टाइम कॉजिंग डिले इन जस्टिस। नेक्स्ट देखिए What does यूनिवर्सल सिटीजनशिप मीन। यूनिवर्सल सिटीजनशिप क्या है? यूनिवर्सल सिटीजनशिप मीन्स दैट अ पर्सन राइट एंड ड्यूटीज आर डिटरमाइंड नॉट बाय देयर कास्ट, कि किसी भी पर्सन के जो राइट हैं उसकी ड्यूटीज हैं वो उसकी कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के बेस पे नहीं होना चाहिए। बाय कॉमन ह्यूमन प्रिंसिपल दैट अप्लाई इक्वली टू एवरीवन। तो वो कॉमन ह्यूमन प्रिंसिपल्स के बेस पे होना चाहिए, ना कि इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन उनके बीच में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है? नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन रेफर टू द राइट ऑफ अ नेशन और कम्युनिटी टू फ्रीली डिसाइड इट्स पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंटल डायरेक्शन विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट अ सेकुलर स्टेट। बहुत इजी क्वेश्चन। सेकुलरिज्म जो है वो क्या होता है? तो सेकुलर स्टेट क्या है? ए सेकुलर स्टेट इज वन वेयर द गवर्नमेंट डजंट प्रमोट एनी रिलीजन। अपना कोई रिलीजन नहीं होता स्टेट का, एंड ट्रीट ऑल द रिलीजन इक्वली। सिटीजन्स आर ग्रांटेड रिलीजियस फ्रीडम एंड द स्टेट डजंट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर। हर किसी को अपना रिलीजन जो है अडॉप्ट करने का अधिकार होता है, कोई किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता। दैट इज अ सेकुलर स्टेट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है, सेक्शन सी है 20 मार्क्स के लिए। सो ब्रीफली स्टेट अबव एनी 4 प्रोविजन विच आर टेकन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे कोई 4 प्रोविजन आपको बताने हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं अदर कंट्रीज से, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से क्या लिया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो इसी में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन और करके लिख सकते हो, ठीक है। एंड फ्रॉम यूएसए फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, फ्रॉम आयरलैंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए गए हैं, स्टेट पॉलिसी, एंड फ्रॉम कनाडा फेडरल जो स्ट्रक्चर है हमारा संघीय व्यवस्था फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, वो लिया गया है।
नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है कंपेयर द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्शन विद फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ठीक है, तो ये आपको बताना है पीआर और एफपीटीपी में आपको कंपेयर करना है। तो इसमें बहुत ही जो है सिंपल तरीके से आप लिख देंगे। एफपीटीपी में क्या रहेगा, इसमें स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, छोटे छोटे एरिया को छोटे छोटे क्षेत्र में बांट दिया जाता है। जबकि पीआर क्या होता है, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है, पीआर में मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव। इसमें देखिए द वोटर्स वोट फॉर द कैंडिडेट, इसमें जो वोटर हैं वो वोट कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं, और इसके अंदर वोटर वोट फॉर द पार्टी, इसमें पार्टी के लिए वोट करते हैं। द वोटर पर्सनली नोज द कैंडिडेट, इसमें जो वोटर हैं वो कैंडिडेट को पर्सनली जानते हैं। जबकि इसमें वोटर नोज ओनली द पार्टी नोट द कैंडिडेट, इसमें कैंडिडेट का पता नहीं होता, बस पार्टी के बारे में जानते हैं। तो ये दोनों के बीच में यहाँ पे आप कंपेयर कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है ब्रीफली एक्सप्लेन द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। आंसर रहेगा दिस वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1992। 1992 में ये इम्प्लीमेंट किया गया था। दिस अमेंडमेंट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, इट एस्टेब्लिश 3 टायर स्ट्रक्चर टू एम्पावर विलेज काउंसिल। तो इसमें पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया था ताकि जो गांव हैं उनका सुधार हो सके। एंड मेन इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 3 टायर सिस्टम रहेगा। 1/1/3 जो सीट्स हैं वो वुमेन्स के लिए रिजर्व की गई थी। रिजर्वेशन फॉर डिसएडवांटेज सेक्शन, जो अदर सेक्शन है जिनको अच्छे से जो आप कह सकते हो लाभ नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, या वो पिछड़े वर्ग के हैं, उनके लिए रिजर्वेशन की बात इसमें की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है, तो रोल ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या रहेगा, असेसिंग द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ स्टेट, एंश्योरिंग फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया है that is explain in any 2 point that why should we study the political science। बहुत इजी है, पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़नी चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, इन्हीं के बारे में जानने के लिए आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, इंडिया हमारे देश में कैसे सरकार बनती है, इलेक्शन कब होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है जानने के लिए हमें पॉलिटिक्स जो है पढ़नी चाहिए। तो फिर भी 2 पॉइंट्स लिख देते हैं। डेमोक्रेटिक अवेयरनेस है ना, इट मेक सिटीजन अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। पॉलिटिकल एनालिसिस, इट डेवलप द एबिलिटी टू एनालाइज पॉलिटिक्स एंड पॉलिसीज गवर्नेंस। ठीक है ना, वो सारा जो भी हम देखते हैं कैसे पॉलिसी चल रही है, जस्टिस कैसे होता है ना, कानून कैसे बनते हैं, वो सभी कुछ पॉलिटिक्स के अंदर आता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्क्राइब इन ब्रीफ। पॉलिटिकल थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, इट स्टडीज पॉलिटिकल आइडियाज, इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसेस, इट डिस्कस टॉपिक लाइक जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड पावर। तो ये सभी टॉपिक्स जो है किसमें, पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट देखिए देयर आर सम सिटीजन ऑल्सो अबाउट इंडियन सेकुलरिज्म। कुछ क्रिटिसिज्म है इंडियन सेकुलरिज्म को लेकर। मेंशन दीज क्रिटिसिज्म इन एनी 4 पॉइंट्स। तो देखिए कुछ क्रिटिसिज्म है ऑल्सो अबाउट इंडियन सेकुलरिज्म, इंडियन सेकुलरिज्म को लेकर जो क्रिटिक्स हैं वो क्रिटिसिज्म वो बताने हैं। सो लिखेंगे माइनॉरिटी अपीजमेंट, सम बिलीव द गवर्नमेंट फेवर माइनॉरिटी एक्सेसिवली, है ना, कि जो इसमें क्या है कि जो कुछ लोगों का मानना है कि जो गवर्नमेंट है ना वो जो माइनॉरिटी पीपल हैं जिनकी संख्या कम है उनको ज़्यादा बेनिफिट देती है, उनका फेवर करती है। ठीक है, ऐसा बिलीफ है। सेकेंड, एम्बिग्विटी इन रिलीजन, स्टेट सेपरेशन, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर नॉट कम्प्लीटली सेपरेटेड। तो एम्बिग्विटी है रिलीजन और स्टेट सेपरेशन में। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस कह सकते हो, द डेफिनेशन ऑफ रिलीजन इज नॉट क्लियरली आउटलाइन। ठीक है, इसमें भी कुछ एम्बिग्यूअस सिचुएशन है। रिलीजन का मतलब एक तरह से क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम क्लियर जो चीज़ है वो उसके बारे में नहीं कहा गया है। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं वो आपस में क्या हो जाता है, कम्युनल राइट्स हो जाते हैं, कम्युनल टेंशन रहती है, दंगे हो जाते हैं, ओकेजनली राइज। और ये मोस्टली हम जो है ऐसे ही छुटपुट घटनाएं वो देखते ही रहते हैं अपने कंट्री में
ठीक है। तो इस तरह की कुछ इसमें जो आप कह सकते हो कि क्रिटिसिज्म है इंडियन सेकुलरिज्म को लेकर। सेक्शन डी दिया गया है 12 मार्क्स के लिए। आपको पैसेज रीड करना है अच्छे से और फिर क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। तो आप यहाँ से एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। क्लियर है? तो इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे। क्वेश्चन देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल राइट। इसमें कौन सा पॉलिटिकल राइट नहीं है? राइट टू गेट वेजेस। ठीक है। तो राइट टू गेट वेजेस इसके अंदर हमारा क्या है? पॉलिटिकल राइट जो है वो नहीं है, यानी मजदूरी एक तरह से जो हम चाहते हैं वो पाना। राइट्स एम टू प्रोटेक्ट द डैश ऑफ द इंडिविजुअल। राइट्स जो है वो इंडिविजुअल का जिसमें किसकी रक्षा करते हैं, इसका एम क्या है? राइट्स एम टू प्रोटेक्ट द, तो उसका है वेल बींग, यानी एक तरह से लोगों के कल्याण के लिए उस चीज़ को ये प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया। फंडामेंटल ड्यूटी, आपकी ड्यूटी क्या है? दैट इज रिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग को ही रिस्पेक्ट करना वो हमारी ड्यूटी है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया नाउ। अब कौन सा जो है फंडामेंटल राइट नहीं है? तो राइट टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का जो राइट है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है। इन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया 4 स्टेट आर मार्क्ड ए बी सी एंड डी। तो इसमें देखिए मैप में ए बी सी एंड डी मार्क किए गए हैं। आपको ए बी सी डी को मार्क करना है अकॉर्डिंग टू दीज। सो इस ए साउथ वेस्टर्न बाय कैमरल लेजिस्लेटिव स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साउथ वेस्टर्न बाय कैमरल लेजिस्लेटिव स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट में ए महाराष्ट्र। ठीक है, फर्स्ट का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद है एन ईस्टर्न बाय कैमरल लेजिस्लेटिव स्टेट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न में दिया गया है तो यहाँ पे ईस्टर्न में ये हो जाएगा बिहार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नॉर्दर्न यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसमें आ जाएगा उत्तराखंड। एंड सदर्न यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव स्टेट ऑफ इंडिया, तो इसमें आ जाएगा आपका केरला। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसका आंसर आप यहाँ से कर सकते हो, दैट इज ए महाराष्ट्र, सी बिहार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड का आंसर बी उत्तराखंड और डी आंसर केरला रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, स्टडी द कार्टून गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। तो आपको इसको स्टडी करना है, जो एक कार्टून दिया गया है। टू एंश्योर अ फेयर सिलेक्शन यू ऑल गेट द सेम टेस्ट, यू मस्ट ऑल क्लाइम द ट्री। एक फेयर सिलेक्शन करना है और आप सबको क्या करना है कि इस पेड़ के ऊपर चढ़ना है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि क्या सारे जो पशु हैं, ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये सारे इस पेड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच काइंड ऑफ सिलेक्शन इज शोन इन दिस कार्टून। किस टाइप का सिलेक्शन है ये? तो ये एक अनइक्वल सिलेक्शन है, अनजस्ट है, ये न्याय नहीं है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ इनइक्वालिटी इज शोन इन दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन। कैसे इसमें इनइक्वालिटी दिखाई गई है? तो बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज। सबकी कैपेबिलिटी नहीं है पेड़ पर चढ़ने की, किसी की अलग है, सबकी अलग है। ठीक है ना, तो सबको अपनी उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उनका टेस्ट जो है लेना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, is this a fair selection? Give a reason in support of your answer. No, this is not a fair selection. Selection not inclusive of equal qualification. तो ये equal qualification के बेस पे selection नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। जो इंडियन पार्लियामेंट है उसके फंक्शन आपको एक्सप्लेन करने हैं। सो देयर आर सो मेनी फंक्शंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, जिसमें से कुछ यहाँ पे दिए गए हैं और इनको आप थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखेंगे। मेकिंग लॉज, तो जितने भी लॉज हैं वो सभी कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाते हैं। पासिंग द फाइनेंशियल बजट, जो भी फाइनेंशियल बजट है वो सभी पार्लियामेंट से पास होकर जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जितने भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किए जाते हैं वो सभी पार्लियामेंट की रजामंदी से होते हैं। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल किसका रहता है? पार्लियामेंट के, जो पार्लियामेंट का रहता है। इलेक्टोरल फंक्शंस जो है, जितनी भी चुनाव प्रक्रिया है वो सभी उनकी उस जो है आप कह सकते हो सहमति से होती हैं। जुडिशियल फंक्शंस, जो न्यायपालिका है, जो न्याय होता है, जुडिशरी सारी, वो उनके ऊपर भी उनका कंट्रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, डिस्क्राइब द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मेंशन इन एनी 3 पॉइंट। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका आप कह सकते हो कि उसका अधिकार क्षेत्र कितना है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो 3 पॉइंट से आपको इसके एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है,
तो देखिए इसका आंसर क्या रहेगा, दैट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। सबसे मेन जो आप कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट का जो राइट है आप कह सकते हो वो क्या है, दैट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। रिट जो लगती है, सुप्रीम कोर्ट इशू स्पेशल रिट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट। हम स्पेशल रिट लगा सकते हैं अगर हमारे जो सिटीजन हैं हम, अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उनका वायलेट हो रहा है। राइट टू अपील, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी टू हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इट रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट और अमंग स्टेट। तो डिस्प्यूट जो रेजोल्यूशन डिस्प्यूट होते हैं अगर सेंटर और स्टेट के बीच या दो स्टेट के बीच, तो सुप्रीम कोर्ट उनको देखती है। तो ये अगर हाई कोर्ट में केस जो अपील है वो केस हार जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उसको डाल सकते हैं। तो ये इस तरह के जो सारे का हैं, ये सारे अधिकार किसके पास हैं, न्यायपालिका के पास हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्रीफली एक्सप्लेन 3 प्रोविजन विच प्रूव दैट इंडिया इज अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। 3 प्रोविजन बताने हैं जिसमें प्रूव करें कि इंडिया इज अ फेडरेशन। इंडिया की जो फेडरेशन है आप कह सकते हो कि जो इंडिया है उसकी एक जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एक मजबूत संघ है, ये आपको बताना है। सो आंसर क्या रहेगा, यूनिटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट एक्सटेंसिव पावर टू द सेंटर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी मेड विदाउट इट्स कंसेंट। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जाती हैं वो बिना पार्लियामेंट की परमिशन के नहीं हो सकती। इससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा पावर है पार्लियामेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट इमरजेंसी प्रोविजन। ड्यूरिंग इमरजेंसीज द सेंटर कैन लिमिट द पावर ऑफ स्टेट। स्टेट में बेशक अलग से सरकार होती है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी होती है तो सेंटर स्टेट की जो पावर है उनको कम कर सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट यानी ऐसे मुद्दे जिनके ऊपर स्टेट और सेंटर दोनों ही आप कह सकती हो कि काम कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, देखिए आपको पता है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पे केवल सेंटर डिसाइड करती है, डिसीजन लेती हैं, कुछ मुद्दे होते हैं जिन पे स्टेट लेती है और कुछ मुद्दे होते हैं जिन पे स्टेट और सेंटर दोनों ले सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं उसको, है ना। अब अगर दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है तो फाइनल डिसीजन किसका होगा, फाइनल डिसीजन सेंटर का रहेगा। इससे पता चलता है कि इसके पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देयर आर सम conflicts also in the Indian federal system. Explain any 3 such conflicts. कुछ conflicts रहते हैं इंडियन फेडरल सिस्टम में भी, तो ऐसे किन्हीं 3 मुद्दों को आपको बताना है। सो आंसर रहेगा डिस्प्यूट ओवर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो फाइनेंस को लेकर, कुछ रिसोर्सेज को लेकर डिस्प्यूट रहते हैं। स्टेट ऑफन एलीग दैट द सेंटर डजंट शेयर टैक्स रेवेन्यू फेयरली। तो ये मुद्दा रहता है कि टैक्स का जो भी रेवेन्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फेयरली एक्सपोज नहीं करते हैं। ठीक है, रोल ऑफ द गवर्नर, देयर आर फ्रीक्वेंट कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग द पॉलिटिकल मिसयूज ऑफ गवर्नर। ठीक है कि गवर्नर जो है वो स्टेट में अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, ऑल द पॉलिसिंग इज अ स्टेट सब्जेक्ट, द सेंटर ऑफन इंटरवेन इन मैटर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो ये मुद्दा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर में भी इंटरफेयर करते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी सपोर्ट इक्वलिटी, सजेस्ट एनी 3 पॉइंट्स विद ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। हम जो है इक्वलिटी को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी 3 पॉइंट आपको बताने हैं। लीगल रिफॉर्म करके, यानी सबके लिए लॉज जो है वो इक्वल होना चाहिए, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। एजुकेशन एंड अवेयरनेस के साथ, एंश्योरिंग इक्वल एंड इक्वालिटी एजुकेशन फॉर एवरीवन कैन रिड्यूस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, एंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट एंड रिसोर्सेज फॉर डिसएडवांटेजेस ग्रुप। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इकोनॉमिक इक्वलिटी इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट डेज, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो इकोनॉमिक इक्वलिटी जो है एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट डेज का, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। सो आंसर रहेगा, इकोनॉमिक इक्वलिटी मीन्स दैट ऑल द सिटीजन शुड हैव इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड द रिसोर्सेज शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड अननेसेसरी इन फ्यू हैंड्स। ठीक है, इट इज सिग्निफिकेंट टुडे फॉर द फॉलोइंग रीजंस। राइजिंग इकोनॉमिक इक्वलिटी, इसमें क्या कहा गया है ना कि कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं उन्हीं के पास बहुत ज़्यादा पावर वेल्थ चली जाती है, जबकि अदर पीपल क्या होते जाते हैं, कंटिन्यू जो है पुअर होते चले जाते हैं। सोशल अनरेस्ट है, इकोनॉमिक इनक्वलिटी ऑफन लीड्स टू डिससेटिस्फैक्शन, क्राइम करती है, यानी कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बिल्कुल ही गरीब है, तो इससे क्या होता है कि आप क्राइम बढ़ता है। नीड फॉर जस्टिस सोसाइटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी हेल्प इन बिल्डिंग ए बैलेंस्ड एंड फेयर सोसाइटी, तो इसीलिए इकोनॉमिक इक्वलिटी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए,
व्हाट इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन? जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? यानी जस्टिस, न्याय, सबके लिए न्याय समान होना चाहिए। ब्रीफली एक्सप्लेन द जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन रॉल्स की थ्योरी क्या थी जस्टिस को लेकर? तो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, दिस रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी इन अ वे दैट ट्रीट एवरीवन फेयरली। कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनको सभी को यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो अमीर हैं तो उन्हीं के लिए वो ज़्यादा अवेलेबल हों, गरीब हैं तो उनके लिए अवेलेबिलिटी ही ना हो। हालांकि हमारे चारों तरफ ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, गरीब लोगों तक बहुत चीज़ें पहुँच ही नहीं पाती हैं। सो जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है कि एवरी इंडिविजुअल शुड हैव इक्वल लिबर्टी, इक्वल स्वतंत्रता होनी चाहिए। सेकेंड प्रिंसिपल लिख सकते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी आर एक्सेप्टेबल ओनली इफ दे बेनिफिट द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अगर आप कह सकते हो कि इनइक्वालिटी हो तो ऐसे तबके के लिए होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा गरीब है, वीकेस्ट सेक्शन है, अदरवाइज नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट ऑफ इंटरवेंशन इन इंडिया। तो मुफ्त जो बाजार है, ठीक है, उसके बारे में आपको संक्षेप में बताना है। तो फ्री मार्केट दैट इज दिस इज द मिनिमल गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज एंड प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। जैसे कि ई कॉमर्स कंपनीज होती हैं वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, द गवर्नमेंट रेगुलेट मार्केट टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल गुड फॉर द पुअर एंड नीड फॉर बैलेंस। इंडिया रिक्वायर ए बैलेंस बिटवीन ए completely फ्री मार्केट एंड टोटल गवर्नमेंट कंट्रोल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। आप अपने तरीके से लिख सकते हो, इन क्वेश्चंस के आंसर जो है कई तरीके से और भी अलग से बन सकते हैं। तो आप अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग इनके आंसर कर सकते हो, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी तरह आंसर फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।